नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम विश्व भूगोल में दक्षिण अमेरिका की भूगोल के बारे में समझेंगे और उनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दक्षिण अमेरिका में, यानी इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप को समझा। दूसरी वीडियो में हम यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की भूगोल के बारे में समझेंगे, उनसे जो भी तथ्य महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का विस्तार कोलंबिया के टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप तक फैला हुआ है। यानी यहाँ पर आपके कोलंबिया से लेके आपके टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप तक फैला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देशों के नाम हैं, वो हम आपको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की कुछ देश दिए गए हैं, यानी दक्षिण अमेरिका में 13 देश हैं। तो उन 13 देशों के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से 13 देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले याद करने का जो फॉर्मूला है आपको सरल तरीके से याद हो जाएंगे। यहाँ पर दिए गए पहला आपका इक्वाडोर, ये आपको याद रखना है, इक्वाडोर, फिर आपका कोलंबिया, फिर आपका ब्राज़ील। तो आपको ये 3 देश याद होना चाहिए पहले कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अब ऊपर जो 4 देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फिर आपके वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। ठीक है, तो ये आपने कौन से 7 देश आपके याद हो गए? कौन कौन से? आपके इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, फिर आपके यहाँ वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। ठीक है, और नीचे हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपके यहाँ पर पेरू, चिली और आपका अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे और आपके यहाँ नीचे दिया गया है पैराग्वे। ठीक है, तो ये आपने समझे। तो ये आपका रहा पैराग्वे, ठीक, उरुग्वे और पैराग्वे। तो आपके जो 13 देश थे वो कौन कौन से? तो फिर हम एक बार देख लेते हैं कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 आपको देश याद रखना है। फिर आपको रखना है कोलंबिया, आपको इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील हो गए। फिर आपको रखना है कि आपका वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, फिर आपका पेरू, चिली और आपका अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे, पैराग्वे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देश हो गए याद। अगले हम पॉइंट के बारे में जानते हैं कि इससे क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो 13 देश दिए गए हैं वो यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना और पैराग्वे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। पहला आपका आएगा यहाँ पर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और आपका यहाँ पर अर्जेंटीना होगा। फिर आपका यहाँ पर फिर आपका गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। ठीक है, ये 3 देश याद रखना है। फिर आपको ये 4 देश याद रखना है, ये वाले 4 देश याद रखना है। फिर आपके यहाँ पर आएगा चिली, यानी यहाँ पर पेरू, चिली और फिर आपका अर्जेंटीना, बोलिविया और पैराग्वे और आपका उरुग्वे। ठीक है, तो ये देश आपको याद हो गए होंगे। ये थे कौन से? दक्षिण अमेरिका में 13 देश थे। तो अब हम देख लेते हैं इनसे जो भी पॉइंट बन रहे हैं, अगले पॉइंट के बाद समझते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो आप समझ रहे होंगे जो ब्राज़ील देश है वो एशिया का, आप अपने पास मैप रख लीजिए दक्षिण अमेरिका का और पास से उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर पॉइंटों का अध्ययन करेंगे, आप उस मैप में देखते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट कि ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जो इस महाद्वीप के सभी प्रमुख देशों के साथ सीमा बनाता है। केवल 2 देश, इक्वाडोर व चिली, के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी ब्राज़ील देश 13 देश हैं दक्षिण अमेरिका में, लेकिन 2 देश ऐसे हैं उनके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो कौन कौन से? आपके इक्वाडोर और आपके चिली। ठीक है, तो ये आपके इस पश्चिमी, ये चिली आपका मिर्च की तरह फैला हुआ है ऊपर और आपके यहीं पर इक्वाडोर है। ठीक है, इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। फिर ये पॉइंट क्लियर। इसी में हम आगे पॉइंट देख लेते हैं कि सीमा नहीं बनाता है, अन्य 10 के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश हैं। तो वो कौन कौन से स्थल, यानी वो समुद्र से नहीं जुड़े हैं, तो कौन से? आपके बोलिविया और आपके पैराग्वे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 2 देश हैं। तो अपने मैप में देखते जाइएगा, अपने पास ही में, यानी दक्षिण विश्व भूगोल में दक्षिण अमेरिका को देखिएगा, वहाँ पर आप इन्हें समझिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लें तो अगला पॉइंट है कि इस महाद्वीप के पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो आपने देखा है कि आपका जो आपका दक्षिण अमेरिका था, इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में जो आपकी ये पश्चिमी सीमा है, इसी पर आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज पर्वत सबसे चोटी, जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो आपके
अंकोकागुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है क्या, अंकोकागुआ है जो कि चिली में स्थित है, यानी चिली देश जो पास ही में जो मिर्च की तरह फैला हुआ है, इसी में ये आपकी अंकोकागुआ स्थित है, जो कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है, चोटी है, सॉरी, सबसे ऊंची चोटी। जिस प्रकार से आपकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी एवरेस्ट है, उसी प्रकार से आपकी एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी ये रही, ठीक है, कौन सी, अंकोकागुआ, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू तथा ब्राज़ील में प्रवाहित होती है, यानी आपकी जो, आपको फिर समझाते हैं, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज पर्वत से निकलकर कौन सी, अमेजन नदी निकलकर पेरू, यानी पेरू होते हुए इस प्रकार से ब्राज़ील में प्रवाहित होती निकल जाती है, यानी इस प्रकार से, यानी आपका ये पेरू रहा, फिर आपका ये ब्राज़ील है, ठीक है। तो इसमें प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में, जो आपका ये एस आकार का बना हुआ है, ये महासागर को हम एस आकार का भी कहते हैं, इस महासागर को एस आकार का, इसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर देखें कि अटलांटिक महासागर में जब गिरती है, और इसका जो मुहाना बिल्कुल विषुवत रेखा पर है, ठीक है, यानी विषुवत रेखा ये है, तो उसका जो आपका यहाँ से निकल के यहीं गिरता है मुहाना, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन बात करें तो वो आपकी नील नदी है, लेकिन उसके बाद की बात करें दूसरी सबसे लंबी नदी तो आपकी वो अमेजन नदी है, ठीक है। और परंतु इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा जल ग्रहण, यानी जो लंबी तो है, लेकिन इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी चौड़ाई में बहुत ही अधिक मात्रा में उसमें जल की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए विश्व में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो अमेजन नदी में, और लंबाई की बात करें तो भी आपके दूसरे स्थान पर आ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अमेजन नदी पर एक बना मनोस बंदरगाह ब्राजील की मुख्य भूमि पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका मनोस जो बंदरगाह है वो ब्राजील की मुख्य भूमि पर स्थित है, तो कौन सी, अमेजन नदी पर, ठीक है। ये विश्व का सबसे अंतरम बंदरगाह है, यानी महासागर के सबसे अंदर की तरफ है, तो यानी जो स्थल पे बना हुआ है बंदरगाह की तरफ, बंदरगाह में, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा, मनोस बंदरगाह है, जो ब्राजील की मुख्य भूमि पर स्थित है, और ये विश्व के सबसे अंतरिम बंदरगाह यानी महासागर से सबसे अंदर की तरफ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि चिली देश देश का दक्षिणी तट काफ़ी कटा फटा है, इस तरह से तटों को फ्रियोर्ड तट कहा जाता है। तो ये भी आपको रखना है, जो आपका चिली देश है, यानी चिली जो इस प्रकार से फैला हुआ है आपका ये आपका चिली इस प्रकार से यहाँ पर फैला हुआ है, तो जिसका कटा फटा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, फ्रियोर्ड कहा जाता है, ठीक है। इस तट को फ्रियोर्ड कहा जाता है, तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। और विश्व में नार्वे और चिली मात्र दो ऐसे देश हैं जहां तट उपस्थित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन कौन से, नार्वे और चिली। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि टिएरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है जो कि इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, यानी जो टिएरा डेल फ्यूगो है वो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है सबसे, तो ये पॉइंट क्लियर। और दक्षिण में स्थित है, यहीं पर मैगलन जल संधि है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपको हम समझा दें कैसा आपका दिख रहा है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो आपका जो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, तो इसे मैगलन जल संधि भी कहते हैं, और आपकी चिली देश है, ठीक है। तो इसी महाद्वीप यानी क्या लिखा है कि टिएरा डेल फ्यूगो इस द्वीप एक द्वीप है जो कि दक्षिणतम अब जो महाद्वीप है आपका दक्षिण अमेरिका का, उसका दक्षिणतम बिंदु है, और यहीं पर मैगलन जल संधि है। और इस द्वीप पर आधे भाग में अर्जेंटीना और आधे भाग में चिली का अधिकार है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार जो यहाँ पर दिया गया है, तो आपका चिली का आधा अधिकार, आधा आपका अर्जेंटीना का अधिकार है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित द्वीप फॉकलैंड पर यूके यानी यूरोप का अधिकार है, तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है अक्सर प्रश्न की आपके जो पूर्व में अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित आपका फॉकलैंड द्वीप है उस पर किसका अधिकार है, तो आपके यूके यानी यूरोप का अधिकार है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं कि ब्राज़ील के दो प्रमुख तटीय शहर कौन कौन से, यानी जो तट के किनारे यानी समुद्र के किनारे स्थित है, वो आपको पहला है रियो, यानी रियो आप कहे तो रियो को किस नाम से और जाना जाता है, यहाँ पर क्या प्रसिद्ध चीज़ है, यानी फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर फैशन के बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन के कपड़े मिलते हैं, यानी यहाँ के जितने भी भारतीय जो आपके
फिल्म मेकर हैं तो वो यहीं से आपके कपड़े खरीद कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे फैशन नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि सैंटोस, इसके बंदरगाह में काफ़ी निर्यात होता है, यानी कॉफ़ी का निर्यात यहाँ से होता है और इसलिए इसे कहवा बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है कौन के, ब्राज़ील के दो तटीय शहर थे, आपका एक रियो और आपका एक सैंटोस, दोनों ही प्रसिद्ध हैं। एक तो आपकी कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ की कहवा यहाँ से बंदरगाह से जाता है, और दूसरा आपका फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि वेनेजुएला में स्थित माराकेबू झील में पेट्रोल के संक्षेप भंडार सबसे अधिक हैं। यानी आपको याद रखना है, जो वेनेजुएला है वहाँ पर स्थित एक माराकेबू झील है, यानी वेनेजुएला आपके सबसे ऊपर उत्तरी में है और वहाँ पर स्थित एक झील में पेट्रोल के संक्षेप भंडार सबसे अधिक हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, जो कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यदि राजधानी है, तो ये भी आप समझ रहे हैं, यानी इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है, जो आपकी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि पेरू और बोलोविया की सीमा पर स्थित झील टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नैकायगम झील है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पेरू और बोलोविया की सीमा पर स्थित झील कौन सी झील है, टिटिकाका झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नैकागम झील है, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि अमेजन घाटी में साल भर पर्याप्त वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वर्षा वन पाए जाती है। यानी जो अमेजन घाटी है यहाँ पर साल भर वर्षा पर्याप्त होने के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन्हीं वर्षा वनों को सेलवास कहा जाता है। तो ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सदाबहार वर्षा वनों को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेलवास कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रबड़ के वृक्ष और महोगनी के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट में देख लेते हैं, एंडीज के पश्चिमी जलवायु मरुस्थली जलवायु, यानी रेगिस्तानी जलवायु, मरुस्थली का मतलब होता है रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में चिली के उत्तरी भाग में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, हम आपको बता दें दक्षिण अमेरिका, ये आपका रहा दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो आपके एंडीज पर्वतमाला है, इसके जो पश्चिम में जो आपका सर्कल है यहाँ पर, यानी कौन सी जलवायु पाई जाती है, मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में चिली के उत्तर में भाग में, चिली के जो उत्तरी भाग में अटाकामा मरुस्थल है, यानी यहाँ पर आपका अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है, स्थित है। अमेरिका दुनिया का सबसे अधिकतम शुष्क स्थल, यानी सबसे कम वर्षा होती है, यानी यहीं पर जो आपका दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर बहुत ही अरीका, यानी यहाँ पर दिया गया है पॉइंट के अटाकामा मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। और यहाँ पर दिया गया है कि यहीं पर स्थित है जो आपका अटाकामा मरुस्थल है, यहीं पर स्थित एक अरीका दुनिया का सबसे अधिक शुष्क स्थल है, यानी सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अगला पॉइंट है कि इस महाद्वीप के पश्चिम में पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, यानी आपको यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया पेरू जो है आपका पेरू, ठीक है। और पेरू में यहाँ पर कौन सी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इसका नाम हम्बोल्ट नाम, यानी हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने लगाया था पता, यानी जो यहाँ पर जो हवाएं पे चलती हैं तो उसे हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने पता लगा, से उसे हम्बोल्ट जलधारा प्रवाहित जलधारा भी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि विस्पत व्रत, यानी जो जीरो अंश पर है से 10 डिग्री एंड 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये भी समझ रहे हैं, जो आपकी विस्पत रेखा है, यानी यहाँ से जो विस्पत रेखा गुजरती है, इस विस्पत रेखा के उत्तर में 10 डिग्री और दक्षिण में 10 डिग्री के क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और सेलवास की घास के जो मैदान वो यही पाए जाते हैं, यानी इसी क्षेत्र में आपके सेलवास की घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि विस्पत व्रत, यानी जीरो अंश को हम विस्पत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के बाहर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो ये आपको हम फिर बता दें कि ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर 10 डिग्री तक तो इधर तो आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, लेकिन इसका जो बाहरी क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जो क्षेत्र ये दिया गया है इसे हम क्या कहेंगे, 10 डिग्री के बाहर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसे हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहीं पर सवाना घास का, यानी सवाना क्षेत्र, यानी सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं और इसी सवाना कहा जाता है, ठीक है। और सवाना जलवायु में कटीली और लंबी कठोर घास पाई जाती
जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सवाना कहा जाता है, और सवाना जलवायु व कटीली, लंबी और कठोर घास पाई जाती है। सवाना घास भूमि में दो क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी वो दो दो क्षेत्र हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। लानोस, लानोस जो वेनेजुला और गुआना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको हम समझा दें कि ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो आपका वेनेजुला जो आपके उत्तर में स्थित है, वेनेजुला, और यहीं पर आपका गुआना है, ठीक है। यहीं आपका सूरीनाम और फ्रेंच गुआना है, ठीक है। तो आपके हम बात करें वेनेजुला और गुआना की, तो इसे हम किसके क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, उपोष्ण, क्योंकि विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, और जो 10 डिग्री के अंतर्गत आता है वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके जो बाहर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र वो आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत वेनेजुला, गुआना आते हैं, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। और कैंपॉस की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। जो आपका दक्षिणी ब्राजील है, यानी आपका यहाँ पर ब्राजील दिया गया है, वो भी आपकी कैंपॉस जो वहाँ की घास है वो पाई जाती है, और सेम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जो 10 डिग्री विषुवत रेखा से 0 से 10 डिग्री तक को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और 10 डिग्री से फिर अधिक की बात करें तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि आपकी वेनेजुला और लाओस, वेनेजुला में गुआना पाई जाती है, ठीक है। गुआना यानी वेनेजुला और गुआना में आपकी लानोस घास का मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अर्जेंटीना एवं उरुग्वे उन्हीं अक्षांशों पर बसा है जिन पर उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लैक्स क्षेत्र बसा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना व उरुग्वे उन्हीं अक्षांशों पर बसा है जिनमें उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लैक्स बसा हुआ है, ठीक है। यानी यहीं पर प्रेरी जलवायु यानी शीतोष्ण जलवायु वाली मुलायम एवं लंबी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका से 3 नदियां निकलकर दक्षिणी भाग की तरफ प्रवाहित होती हैं, और इन आप अपने जो मैप रखा है विश्व भूगोल का, उसमें आपको दक्षिण अमेरिका को देखिए। यहाँ पर हम पॉइंटों का डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने मैप में देखते जाइएगा और उन्हें समझते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर असुविधा होगी मैप को बार बार लाने से, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉइंट समझ रहे हैं और अपने आप में पास मैप में रख लीजिए, उसमें देखिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे, अगला पॉइंट है कि दक्षिणी ब्राज़ील की 3 नदियां निकलकर दक्षिण भाग की तरफ प्रवाहित होती हैं, और इस नदी तंत्र को प्लाटा कहा जाता है। यानी जो नदी तंत्र 3 नदी तंत्र फैले आपकी जो दक्षिण तरफ फैलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाटा कहते हैं। यानी अंततः यह प्लाटा नदी तंत्र रियो डी प्लाटा घाटी में गिरता है। तो ये भी आपको याद रखना है, रियो डी घाटा प्लाटे यानी रियो डी प्लाटा घाटी में गिरता है। तो कौन कौन से, पराग्वे और पराना और उरुग्वे, यानी पराग्वा देश के, पराग्वे जो आपका देश का नाम है, पराना वो नदी का नाम है, ठीक है, उरुग्वे भी देश का नाम है। तो ये 3 नदियां हुई, उन्हीं के नाम पर इनको रख दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि शीतोष्ण लंबे मुलायम घास के मैदान को अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो अलग अलग देशों में यानी अलग अलग महाद्वीपों में नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं कि जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए तथा कनाडा में, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के ये देश हैं। तो इसमें पहरी यानी जो आपकी शीतोष्ण लंबे घास के मैदान है उसे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में पेरी कहा जाता है। अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है, दक्षिणी अमेरिका का देश है, यहाँ पर पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें यानी अफ्रीका महाद्वीप की, तो वो आपके वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड की बात करें तो कैंटरबरी कहा जाता है। यूक्रेन यानी यूरोप की बात करें तो आपके स्टेपी, ठीक है, पाई जाती है यहाँ पर जो घास के मैदान। और हंगरी में आपका पुष्टाज पाए जाते हैं, ठीक है। ये घास के मैदान थे, कैसे, शीतोष्ण लंबे मुलायम घास के मैदान के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सभी महाद्वीपों के बारे में हमने घास के मैदानों के बारे में बताए। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 4 प्रमुख पठार हैं। तो वो कौन कौन से पठार हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है आपको, जो पठार हैं 4 वो आपके माटो ग्रासो पठार जो है आपका ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील में ब्राज़ील पठार ब्राज़ील में ही स्थित है। वोलोबिया का पठार वोलोबिया में स्थित है। और आपके
पैटागोनिया का पठार वो आपके अर्जेंटीना में स्थित है। तो ये ठीक है, आप समझ गए होंगे कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से 4 प्रमुख पठार थे। तो आपने समझा ब्राज़ील में 2 हैं, एक बोलिविया में है और फिर आपका एक पैटागोनिया का जो पठार है वो आपके अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे या तथ्य थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए, किससे, दक्षिण अमेरिका के बारे में समझ रहे थे, तो आपने हमारे साथ अध्ययन किया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।